स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से दिख के आगे सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए नेता ने बीजेपी को बंगाल के पहले चरण के चुनाव से पहले बंगाल जैसे एक राज्य के अंदर दिया है जोरदार तरीके का शिकस्त। बताएंगे किस तरीके से बीजेपी को मिली है हार दोस्तों, और आदिवासी समाज ने बीजेपी से बना ली है जमकर दूरी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बताएंगे उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस पार्टी का लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं दोस्तों। डिटेल में बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर हुई दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बदलाव चाहता है और पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु दोनों राज्यों के अंदर जोरदार तरीके का परिवर्तन होने जा रहा है और महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन लाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगा और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों के दोनों बीजेपी को इसका मजा चखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है दोस्तों, वैसे ही बांग्लादेश से भारत का एक और राज्य सटा हुआ है त्रिपुरा, और यहां पर भी बड़ी संख्या में बंगाली आबादी है दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और अब अपनी पार्टी चला रहे त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्युत देव बर्मन ने अपनी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़वाया दोस्तों। और इसके बाद पूरे त्रिपुरा के 70% एरिया पर राज करने वाले त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से चुनावी शिकस्त दी गई दोस्तों। टोटल 28 सीटों में से 24 सीटें प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी त्रिपुरा मोथा पार्टी ने जीती है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता ने बीजेपी को जोरदार तरीके से चुनाव हराया है दोस्तों। 28 में से 24 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और त्रिपुरा मोथा पार्टी ने आदिवासी समाज के सबसे बड़े बॉडी पर जीत हासिल करके पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज भेजा है कि त्रिपुरा के अंदर बड़ी संख्या में बंगाली आबादी ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। इसका मतलब क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भी त्रिपुरा जैसे नतीजे होने वाले, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर बंगाल की ही राजनीति होती है दोस्तों। यानी जिस तरीके से बंगाली भाषा और घुसपैठी का मुद्दा उठाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसी तरीके से त्रिपुरा के अंदर भी ये मुद्दे सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाए जाते हैं। और ऐसे में लगभग 2 लाख के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की है त्रिपुरा मोथा पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है। इस पर आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई दर्जन नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने के संकेत दिए हैं दोस्तों। पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। बैठक की अध्यक्षता जिला के अध्यक्ष संदीप सिंह राणा कर रहे थे, जबकि जिला के उपाध्यक्ष नितिन शर्मा ने इसका संचालन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि बढ़ते जन समर्थन से स्पष्ट है कि जनता अब बदलाव चाहती है। जिला अध्यक्ष संदीप राणा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के मूल मुद्दों से भटक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं रहा है और बीजेपी के लोग इन क्षेत्रों में कोई काम कर भी नहीं रहे। और दर्जनों की संख्या में कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के नेताओं के शामिल होने से कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर पार्टी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी दोस्तों। पार्टी ने पिछली बार सहारनपुर का चुनाव बड़े अंतर से जीता था दोस्तों। इसमें ज्यादातर बड़ी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले खासकर जनरल कैटेगरी के लोग कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए थे और सहारनपुर के पूरे क्षेत्र के अंदर राजपूत समाज के लोगों के समर्थन के बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। और इसीलिए बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर उत्तर प्रदेश के अंदर और शिफ्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। जिन नेताओं ने पार्टी का दामन थामा उसमें संजय शर्मा, रोहन शर्मा के साथ साथ मनोज शर्मा, निकम चौधरी और सुधांशु चौधरी के साथ साथ कई और नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और संगठन विस्तार, बूथ का प्रबंधन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। एमके स्टालिन के साथ में कृष्णागिरी में पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि दोनों नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और एमके स्टालिन एक साथ मंच शेयर कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी और एमके स्टालिन के एक साथ प्रचार करने को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन एमके स्टालिन और राहुल गांधी ने एक साथ प्रचार नहीं की है। इस बारे में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है, लेकिन एक बात जो एकदम क्लियर है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को सीट बंटवारे में सीटें उस तरीके से नहीं मिली जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही थी। यही बड़ा कारण है कि राहुल
राहुल गांधी और एमके स्टालिन मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में सूझबूझ तो काफी ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी अपने बड़े भाई एमके स्टालिन के लिए वोट मांग रहे हैं और बड़े भाई बताते हुए आम जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एमके स्टालिन को लेकर एक बात है कि वो कभी भी बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा से मजबूती से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इसीलिए उनको समर्थन करिए। तमिलनाडु का विकास इसी तरीके से होता रहेगा। तमिलनाडु की संस्कृति की रक्षा अगर कोई कर सकता है, तमिलनाडु की भाषा की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो एमके स्टालिन है और इस बात को डंके की चोट पर राहुल गांधी बोल रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात इनमें से एक ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और एमके स्टालिन पहली बार इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी एमके स्टालिन के साथ में ज्वाइंट मीटिंग नहीं कर रहे। इसके पीछे एक बड़ा कारण पुडुचेरी भी हो सकता है दोस्तों, जहां पर दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाली संस्थान यानी आईपैक ने अचानक राज्य के अंदर अपने सभी कामकाज अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार संस्थान ने ईमेल के जरिए पश्चिम बंगाल में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को अगले 20 दिनों तक छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है दोस्तों। और मेल में लिखा गया है कि 11 मई को हालात की समीक्षा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। संस्थान की ओर से भेजे गए मैसेज में कानूनी वजह का हवाला दिया गया है। हालांकि टीएमसी ने कहा कि यह दावा पूरी तरीके से बेबुनियादी है और वे ऐसा लगता है उनको कि जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर इस तरीके की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईपैक और उसके डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। इस मामले में सीबीआई 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पूरा मामला करीब 2742 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। पिछले 4 महीने में 2 बार देश भर के 4 से ज्यादा ऑफिसों में रेड पड़ चुकी है दोस्तों। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस बोली कहा यह भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का प्रचार करने वाली संस्थान के पीछे ईडी से लेकर सीबीआई आईटी सब के सब लगा दिए गए हैं दोस्तों, ताकि ममता बनर्जी के चुनावी प्रचार को सही से नहीं करवाया जाए, यानी चुनावी प्रचार में विघ्न डाला जाए। और हर तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव ठंडा पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है और भाजपा वालों को इस पूरे मामले पर एक बात याद रखना चाहिए कि वो कितनी भी इस तरीके की कोशिश कर ले, आखिरकार बंगाल की जनता को ही वोट देना, उनको तय करना है कि उनको किसके हाथ में बंगाल का शासन देना है। ऐसे में दोस्तों एसआईआर के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार पर जिस तरीके से अचानक सुनियोजित तरीके का हमला किया गया, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी वालों ने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं दोस्तों। बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करके वो चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे, यानी सारे तरीके के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित किया दोस्तों। लेकिन राष्ट्र को संबोधित करने से ज्यादा एक चीज तो दिखाई दे रहा था, वो कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के अंदर जो 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संबोधन चुनाव प्रचार ज्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। नरेंद्र मोदी अगर कोई देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि वो रात में आएंगे और देश को संबोधित करेंगे, तो लोगों को लगता है कि कुछ बड़ी बात बताएंगे, देश के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। हो सकता है कि ईरान अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है और गैस की जो किल्लतें हैं उस पर कुछ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन बाद में पता चलता है कि नरेंद्र मोदी केवल विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी कर रहे थे दोस्तों। और ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का पूरा एजेंडा केवल कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना मात्र था और नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस कर रहे थे। तो इस पर अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी संतोष कुमार ने इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक पहुंचाने का फैसला लिया है। और ज्ञानेश कुमार को लिखे गए लेटर में पत्र में कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम हालिया संबोधन के नाम पर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। भाजपा नेता ने निर्वाचन आयोग से इस तरीके के मामले पर एक्शन लेने की मांग की है दोस्तों। सीपीआई से राज्यसभा के सांसद संतोष कुमार ने पत्र में लिखा कि इस संबोधन में पक्षपातपूर्ण दावे किए गए। उनका उद्देश्य सक्रिय राजनीतिक विवाद के जरिए जनमत को प्रभावित करना था। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंच यानी सरकार के मंच का इस्तेमाल किया गया, सरकारी चैनल का इस्तेमाल किया गया, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रचार किया गया। और इस पूरे मामले पर यानी नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण था हर जगह दिखाया गया, ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के प्रचार को प्रभावित करने से जुड़ा हुआ मामला है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, बात तो एकदम सही है दोस्तों। लेकिन इस पर अभी कोई जवाब चुनाव आयोग की ओर से नहीं आया। क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार में हिम्मत होगी कि इस मामले को लेकर वो कार्रवाई कर दे? लेकिन शिकायत तो दर्ज करवा दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
ममता बनर्जी ने बिल्कुल इसी तरीके का मुद्दा उठाया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हुगली जिले के अंदर तारकेश्वर के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल की बेटियों के साथ में ममता बनर्जी की सरकार ने धोखा किया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि धोखा तो बीजेपी के लोगों ने किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सरकार के दौरान, ममता सरकार के दौरान बंगाल की सबसे ज्यादा बेटियां सांसद बनी है। एक बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को देखना चाहिए कि संसद के अंदर सबसे ज्यादा महिला सांसद कौन सी पार्टी देती है, यानी कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा महिला सांसद है। सबको पता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद दोस्तों उसमें 1/3 हिस्सा महिला सांसदों का है, जो बीजेपी वालों का तो सपना है। और भाजपा वाले केवल 10%, 11% सांसद महिला सांसदों को रखकर दावा करते हैं कि ममता बनर्जी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। यानी नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के लोगों को एक बार आंकड़े देखने चाहिए, उसके बाद आकर भाषण देना चाहिए। ममता बनर्जी पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि वो महिलाओं के खिलाफ है। दोस्तों पहले तो खुद ही महिला है और संघर्ष से बनी हुई नेता है, कोई परिवारवाद के तहत मुख्यमंत्री नहीं बनी है, बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़के 34 साल की वाम सरकार को हराकर मुख्यमंत्री बनी है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ऐसे में ममता बनर्जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों नरेंद्र मोदी को एक बार ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर किस तरीके के आंकड़े हैं ये आंकड़े देखने चाहिए, उसके बाद कोई ऐसी बातें बोलनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एक प्रमुख कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की है। दोस्तों ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की गई है, ऐसा दावा किया गया। ईडी के अधिकारी सुबह सुबह इनके ठिकानों पर तलाशी लेने के लिए पहुंच गए। ईडी के अधिकारी रविवार को कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा और विश्वास और सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर JS कामदार से जुड़े 3 ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों कोलकाता डीसीपी के घर पर रेड मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि यह छापा ईडी की कोलकाता यूनिट ने खास इनपुट के आधार पर छापेमारी की है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के डीएसपी जैसे बड़े अधिकारियों की यहां छापेमारी चल रही है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर कई जगह पर छापेमारी पहले भी की जा चुकी है, चाहे कोई नेता हो या फिर ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ उनका कोई मंत्री हो या फिर उनकी रणनीति बनाने वाले आईपैक से जुड़े हुए लोग हो। ईडी और आईटी वाले तो ऐसा लगता है कि झंडा गाड़कर पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं और कोई ना कोई नेता या किसी बड़े व्यक्ति पर कोई ना कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ चुनाव के टाइम में विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए यानी तृणमूल कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के संबोधन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेट ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए हमला बोलते हुए भाषण को मुद्दों से भटकाने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने 29 मिनट के संबोधन के दौरान 58 बार कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, असल सवाल से ध्यान हटाने की कोशिश की, जबकि देश की महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने कोई बयान नहीं दिया। महिला आरक्षण पर सवाल पूछते हुए शिनेट ने कहा कि 543 सीटों में से 1/3 यानी 181 सीटों पर महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन लेकर आना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती है। और सिनेट ने कहा कि अभी के मामले पर 33% रिजर्वेशन लाने में बीजेपी वालों को क्या दिक्कत है। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए था कि 543 सीटों पर रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू किया जा सकता। महिला आरक्षण के लिए क्या सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी है और उससे बड़ी बात क्या परिसीमन कराना जरूरी है, और परिसीमन के नाम पर क्या दक्षिण के राज्यों के साथ में अन्याय करने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसीलिए विरोध कर रही है और बार बार विपक्ष को एक ही बात बोलना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं हर जगह जाकर इसी तरीके से माहौल बना रहे हैं कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन महिला विरोधी है, जबकि सबको पता होना चाहिए कि ये परिसीमन वाला बिल था। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास करवा दिया गया और इंडिया गठबंधन ने डंके की चोट पर समर्थन किया था। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, एक अद्भुत फैसला लिया गया। दोस्तों अपडेट ये है कि भारत सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है दोस्तों, और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत जारी है और दोनों देश आपस में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता दिनेश त्रिवेदी की यह नियुक्ति राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इसे बीजेपी का एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है जो आगामी चुनावी समीकरण पर असर डाल सकता है। दिनेश त्रिवेदी की राजनीतिक करियर कई अहम मोड़ों से
गुजरा है। दोस्तों बीजेपी में आने से पहले तृणमूल कांग्रेस में मुख्य नेता के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में इस तरीके की नियुक्ति पहली बार हुई है, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने फतेहपुर मामले को लेकर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अंदर चाय विक्रेता आर्यन यादव के साथ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दोस्तों रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब जब किसी की रोजी रोटी छीनेगी तब तब उसकी मदद के लिए अपनी सामर्थ्य से भी अधिक हाथ बढ़ाएंगे। हम वर्चस्ववादी बीजेपी की क्रूरता का जवाब देंगे, पीडीए की एकता से देंगे और अत्याचारी बीजेपी से पूछेंगे 5 बड़ा या 95। अब पीडीए साथ साथ बढ़ेगा, यही पीडीए की ताकत बनेगा। बुरे दिन जाने वाले हैं और अखिलेश यादव की ओर से पीडीए समाज को एकजुटता के साथ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों और पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का समीकरण ही हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुनावी शिकस्त देता आया है। दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव इस बात को रिपीट कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले दिनों फतेहपुर के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आर्यन की चाय पीने के लिए दुकान पर रुके थे। फोटो काफी ज्यादा शेयर किया गया था। इसके बाद कुछ दबंग और स्थानीय प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एल्युमिनियम बर्तन का इस्तेमाल करने का दावा करते हुए आर्यन यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोस्तों और दुकान को सीज कर दिया गया। अखिलेश यादव ने पीतल के 5 भगोने भी गिफ्ट करते हुए बताया है कि ये लोग एल्युमिनियम का आरोप लगा रहे थे, हम तो इनको पीतल गिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ा दलित समाज के साथ में जिस भी तरीके का अन्याय हो तो वो सामने से खड़े रहे और वर्चस्ववादियों के खिलाफ अखिलेश यादव डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह ने बिहार के अंदर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों मोदी सरकार में ब्यूरोक्रेट के तौर पर काम कर चुके और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर 10 साल काम करने वाले, पावर मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले और वकील के तौर पर भी जाने जाते हैं आरके सिंह। दोस्तों अब उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर एक नई राजनीतिक सफर का शुरुआत किया है। अपनी नई पार्टी बनाकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर गैर जातिवाद और तमाम इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है। आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के 5 महीने के बाद ये घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के अंदर जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, इनके बस की बात नहीं है विकास करना। उन्होंने कहा कि योग्यता पर ही जब सवाल खड़े हो रहे हैं मुख्यमंत्री के तो फिर कहने ही क्या है। अब इस तरीके के नेता अपनी नई पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले और सम्राट चौधरी के खिलाफ जो नेता खड़े हैं दोस्तों उनके लिए एक विकल्प भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के खाटी नेता जितने भी हैं वो धीरे धीरे करके इन पार्टियों में जाने की कोशिश करेंगे और आरके सिंह उनके लिए एक विकल्प पेश कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए झटके के बाद ये दोहरा झटका कहा जा सकता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में 30 मिनट के उनके भाषण को लेकर कहा कि महिला आरक्षण बिल संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है लेकिन विपक्ष ने मुझे बिल पास नहीं करने दिया। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोते हुए बिलखते हुए एक तरीके से नजर आ रहे थे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है और केवल कांग्रेस 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 का जाप जप रहे थे। दोस्तों कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, विपक्ष ने सबने मिलकर भ्रूण हत्या के कोशिश किए हैं। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री बोल रहे थे, संविधान के अपराधी हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि संसद भवन में आकर तो बोल नहीं पाते क्योंकि राहुल गांधी सामने से एफटीन और इस तरीके की बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग आजकल बौखला जाते हैं। तो अब वो अलग से पूरे मीडिया में एक माहौल बनाते हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब देश को संबोधित करते थे रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से तो बड़ी बात हुआ करती थी और लोग बड़े गौर से सुनते थे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री, महामहिम प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। दोस्तों काफी रिस्पेक्ट होती थी लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 3-4 महीने पर आ जाते हैं और एकदम छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जिसमें पार्लियामेंट पर उनको जाकर बातें करनी चाहिए उन मुद्दों पर अलग से माहौल बनाया जाता है मीडिया के अंदर पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके कि आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। सबको लगता है क्या बोलेंगे, बाद में पता चलता है कि प्रधानमंत्री केवल कांग्रेस का जाप जपने के लिए 8:30 बजे एक प्राइम टाइम में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाली संस्थान यानी आईपैक ने अचानक राज्य में अपने सभी कामकाज अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार संस्थान ने ईमेल के जरिए पश्चिम बंगाल में काम कर रहे कर्मचारियों को अगले 20 दिनों तक छुट्टी पर भेज दिया है और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि बार बार छापेमारी की जा रही है और अगले 20 दिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तब आईपैक को पश्चिम बंगाल में काम करने से रोका गया है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में है संस्थान और इसीलिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव प्रचार और पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बनाने के काम से
रोका जाए दोस्तों। और ये अचानक से जो फैसला आईपैक वालों ने लिया है तो जरूर दबाव में लिया होगा। टीएमसी ने कहा कि यह दबाव पूरी तरीके से बेबुनियादी है और ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर कोशिश की गई है। आईपैक और उसके डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है दोस्तों। और इस मामले में सीआई ने 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पूरा मामला करीब 2742 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। पिछले 4 महीनों में 2 बार देश भर के 4 से ज्यादा ऑफिसों पर रेड पड़ चुकी है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ममता बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए, उनके पार्टी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र अपनाए गए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में पूरा विपक्ष एक बार फिर से जुट गया है। दोबारा से नोटिस देंगे। से पहले मार्च के अंदर भी नोटिस दिया गया था लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। अब 200 से ज्यादा सांसद जुटाए जा रहे हैं जो साइन करके सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक बार फिर से नोटिस देंगे। करीब 5 सीनियर लीडर एक नए नोटिस का मसौदा तैयार करने में लग गए हैं ताकि हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति इन नोटिस को खारिज कर देते हैं दोस्तों। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, इन लोगों की मंशा ही नहीं है। और ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से ये लोग बच रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर एक हाई प्रोफाइल बैठक होती है दोस्तों। ये हाई प्रोफाइल बैठक लेने के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ एसएसबी और आईटीबीपी के साथ साथ सीआईएसएफ के लोग मौजूद थे दोस्तों। हाई लेवल की सिक्योरिटी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है और इसके लिए एक नए तरीके का इंतजाम किया गया है और बड़े लेवल के अधिकारी मौजूद है जो आप लोग मीटिंग को देखेंगे सही से दोस्तों। तो इसमें केवल सेना के लोग दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस प्रशासन की स्थिति पर शायद भरोसा नहीं है और पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी इनके इर्द गिर्द घूम रही है दोस्तों। यानी केंद्रीय पुलिस फोर्स बल के आसपास ये पूरा चुनाव हो रहा है। ऐसे में अमित शाह क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15 दिनों तक रहेंगे, इस तरीके का दावा उन्होंने किया था और बंगाल में है भी दोस्तों। और ये जो जितने भी केंद्रीय पुलिस फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएस हो, आईटीबीपी हो या सीआईएसएफ हो, ये सबके सब गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है दोस्तों। और अमित शाह खुद बंगाल में मौजूद है, इसलिए ममता बनर्जी बंगाल चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़ा कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। जहाँ से वीडियो को शेयर कीजिए।